हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 1 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 1.1 को आरंभ करेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का आपको औचित्य भी बताना है। औचित्य बताना है अर्थात एक तरीके से कारण भी आपको बताना है कि आखिर आप कैसे बता पा रहे हैं कि कोई समुच्चय होगा या नहीं होगा। अब देखिए, आपके पास ये 9 कथन लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं। अब जैसे यहां पर देखो, पहला कथन है हमारे पास कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सबसे पहले तो हम समुच्चय की परिभाषा समझ लेते हैं। समुच्चय की परिभाषा होती है कि वो एक जैसी मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का एक कलेक्शन होता है अर्थात एक संग्रह होता है, अर्थात जिनका एक वेल डिफाइंड मीनिंग निकल रहा हो। अब जैसे पहले वाले भाग में देखो कि जय अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो स्वाभाविक सी बात है, आप बता सकते हैं जैसे जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 हमारे पास आ गए। यह हम बोल सकते हैं एक तरीके से वेल डिफाइंड मीनिंग इसका आ रहा है। तो हाँ, ये आपके पास समुच्चय हो जाएगा। तो पहला वाला भाग आपके पास सही है, मतलब ये समुच्चय है। तो देखिए, समुच्चय है तो मैंने सही का निशान यहां पर बनाया है। यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं समुच्चय, और फिर मैं सही का निशान बना देता हूं, अच्छा समुच्चय है। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इस पर यदि हम आएंगे तो आप इसमें देखो कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक बोले गए हैं। अब देखिए, वो लेखक हो सकता है आपके लिए कुछ और अधिक प्रतिभाशाली, आपके लिए कोई 10 हो, मेरे लिए कोई 10 अलग हो। जैसे मान लीजिएगा आप 10 अलग लेखकों को प्रतिभाशाली मानते हो, मैं उनको ना मानकर कोई और को मानता हूं, तो ये तो हमारे हिसाब से अलग अलग हिसाब से चेंज होगा। मतलब आपके लिए कुछ अलग होगा, मेरे लिए कुछ अलग होगा। तो चूंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है अर्थात इनका एक तरीके से सुपरिभाषित मतलब नहीं निकल पा रहा है, अतः हम बोलेंगे कि ये हमारे पास समुच्चय नहीं होगा। तो दूसरा वाला भाग हमने बता दिया। अब तीसरे वाले पर आते हैं। तो इसमें बोला गया विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ जैसी आपको समझ में आया तो आपने तुरंत देखा कि सर्वश्रेष्ठ हो सकता है आपके लिए कोई और हो, मेरे लिए हो सकता है सर्वश्रेष्ठ कोई और हो। तो हो सकता है ये हम दोनों के हिसाब से या और किसी के हिसाब से इनका जो संग्रह है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये भी आपके पास समुच्चय नहीं होगा। तो आपने देखो इस पर भी क्रॉस कर दिया। अब हम आते हैं आगे चौथे वाले भाग पर कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बोला गया है। अब ये बात तो फिक्स हो गई कि आपकी कक्षा में कितने बालक हैं और सभी बालकों का संग्रह बोला गया है, तो आप सभी बालक लिख दीजिएगा वहां पर नाम उनके। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक सुपरिभाषित है, अर्थात ये आपके पास समुच्चय की परिभाषा में आ जाएगा। आगे आते हैं। आगे आपको बोला गया कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या आपको पता है, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 और ऐसे 5 6 करके कहां तक जाना है, 100 से कम मतलब 99 तक। तो ये पूरा एक वेल डिफाइंड है, आपको एक एक अंक पता है कि कौन सा इस संग्रह में आएगा। तो ये आपके पास देखिए एक समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे आपको बोला गया कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब बोला गया कि प्रेमचंद ने जो भी लेख लिखे हैं अर्थात उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह हमें बताना है। तो देखिए, वो तो आप सभी को पता ही है, तो अब हम उनके बारे में तो देखो हर किसी को पता है कि कितने उपन्यास है, मतलब उनकी एक गिनती है। तो यहां पर अब आपके पास ये एक समुच्चय हो जाएगा। तो ये आपके पास समुच्चय हो गया। फिर आते हैं, आपको बोला गया कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह अर्थात देखिए, पूर्णांक कौन कौन से होते हैं जो 2 से विभाजित हो, सम हो जाए तो हमने क्या बोल दिया, समपूर्णांक हो गए 2 से विभाजित। पूर्णांक हमारे 1 2 3 4 5 0 -1 -2 इस तरीके से चलते हैं। समपूर्णांक बोले तो हमें पता है कि 2 से विभाजित होने वाले हैं, तो ये एक वेल डिफाइंड है। तो यहां पर भी ये आपके पास एक समुच्चय हो जाएगा। अब आगे आते हैं। तो आगे आपको बोला गया है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में देखिए आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो आपको तो पता है कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, मतलब आप एक तरीके से इस पुस्तक को देख सकते हैं और बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें आ रहे हैं। तो ये भी आपके पास एक वेल डिफाइंड संग्रह हो गया, अर्थात ये आपके पास एक समुच्चय
हो जाएगा। चलिए अब सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं, 9वें वाले भाग पर। इसमें बोला गया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब सबसे अधिक खतरनाक जानवर बोले गए हैं। देखिए हो सकता है आपके लिए अधिक खतरनाक जानवर कुछ अलग हो तो आप उनके लिए अलग संग्रह बनाओगे, मैं किसी और को मानता हूं, हो सकता है कोई और विद्यार्थी किसी और खतरनाक जानवरों को मानता हो तो उनका संग्रह अलग अलग होगा। तो ये हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किन किन को खतरनाक मानते हैं। तो ये सबके लिए सेम तो नहीं होगा, अर्थात ये वाला जो भाग है 9वां वाला जो कथन है वो एक समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा। तो इसलिए देखिए मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया है। तो देखो अब हम दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास a अर्थात एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर आपको बताया गया है कि रिक्त स्थानों में आपको उपयुक्त प्रतीक भरना है, और प्रतीक कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एक ये होता है बिलोंग्स टू और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू का। तो देखो सबसे पहले तो मैं इन प्रतीकों के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं, फिर हम इस प्रश्न पर आएंगे। देखिए जब भी इस तरीके का चिन्ह लिखा हो तो हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब एक तरीके से वो उसमें आ रहा है, और ये लिख रहा हो ऐसे तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसमें समाहित नहीं है। अब जब भी ऐसा चिन्ह लगाते हैं तो ध्यान रखें बाएं पक्ष में यहां पर आपके पास अवयव होना चाहिए, ध्यान रखें यहां पर अवयव ही होने चाहिए, यहां पर भी अवयव होने चाहिए, और इधर की तरफ जिधर की तरफ देखिए इसका मुंह ओपन होता है उधर की तरफ हमारे पास समुच्चय होने चाहिए। तो ध्यान रखें कि इस तरीके की हमको यहां पर यूज करनी है थिंकिंग अपनी। अब उसके बाद हमें यह भी देखना है कि कोई अवयव किसी समुच्चय में यदि उपस्थित है तो हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे, अगर उपस्थित नहीं होगा तब हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो अब देखो हमें मतलब तो समझ में आ गया इन प्रतीकों का। अब पहले प्रश्न पर आओ, मतलब पहले वाले भाग पर। तो देखो 5 और फिर बीच में हमें चिन्ह लगाना है। तो अब देखो 5 क्या इस ए वाले समुच्चय में आ रहा है? 5 एक अवयव होता है, ध्यान रखें ये जो सब लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक एक एक करके ये सभी अवयव हैं। तो 5 देखिए क्या ए वाले समुच्चय में आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 समुच्चय ए का अवयव हो जाएगा। अब चलिए दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया 8 के बारे में आपको बताना है। तो देखो अब देखो 8 क्या इस वाले समुच्चय में आ रहा है? ए वाले समुच्चय में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से आपको दूसरा वाला भाग मिल गया। तीसरे वाले भाग में आओ, तो इसमें बोला गया है 0 और फिर ए लिखा है, तो हमें देखना है कि क्या 0 ए वाले समुच्चय में आ रहा है? तो आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है कहीं भी, तो आप लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात 0 ए वाले समुच्चय में उपस्थित नहीं है। चलिए चौथे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया 4 और फिर इधर ए लिखा है, तो अब सोचिए क्या 4 इस ए वाले समुच्चय में आ रहा है? तो हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप यहां पर बिलोंग्स टू वाला चिन्ह लगा देंगे। अब पांचवें वाले भाग पर आते हैं। तो इसमें बोला गया 2 और इधर ए लिखा है, तो सोचिए क्या 2 ए वाले समुच्चय में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप ये वाला चिन्ह यहां पर, सॉरी 2 ए वाले में आ रहा है तो आप बिलोंग्स टू का लगाएंगे, तो इस तरीके से ये वाला चिन्ह आप यहां पर लगा देंगे। चलिए अब सबसे अंतिम वाले भाग पर चलते हैं, भाग संख्या 6 पर। 10 और इधर ए लिखा है, सोचिए क्या 10 ए वाले समुच्चय में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक ही आ रहे थे, तो इसमें आपको मालूम पड़ा नहीं आ रहा है, तो आपने नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह यहां पर लगा दिया है। अब चलिए हम तीसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर के रूप में लिखिए। अब यहां पर सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं आखिर रोस्टर रूप होता क्या है, और फिर उसके बाद एक एक भाग को हम हल करेंगे। देखिए रोस्टर रूप या जिसे हम सारणी रूप भी बोलते हैं, मैं यहां पर बता देता हूं, रोस्टर या सारणी रूप ये ऐसा रूप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी अवयवों को हम एक मझले कोष्ठक के अंदर एक एक करके दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से अवयव आएंगे। कॉमा लगा लगा के अवयवों को दिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें एक एक अवयव को हम दिखाएंगे, यहां पर सब कुछ एक तरीके से हमें सामने के सामने दिखाई देना चाहिए, तो हम उस मेथड को बोलते हैं रोस्टर रूप। अब देखो जैसे पहले वाले भाग पर आते हैं, इसमें बोला गया ए मतलब एक समुच्चय बराबर x, इसे बोलते हैं विसर्ग x, मतलब x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x -3 से 7 के बीच में है, और ध्यान रखना है x -3 के बराबर हो सकता है। तो देखो अगर आप कहीं भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार थोड़ा सा रफ में एक बार लेके लिख लीजिएगा सभी को, फिर आप
प्रॉपर तरीके से लिखने पर आए। अगर आप एक बार में लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। देखिए ए ये हो गया समुच्चय का नाम, तो समुच्चय का नाम ए हो गया बराबर रोस्टर रूप अर्थात सारणी रूप में हमें लिखना है, तो हमने आपको बताया कि मझला कोष्टक का प्रयोग करें। अब देखो बोला गया x के मान लिखनी है। देखो हमें कैसे पता लगता है किसके मान लिखनी है, x के मान। ये जो इधर लिखा होता है विसर्ग से पहले x लिखा है तो हमें x के मान लिखनी है। अब x के बारे में क्या बताया गया, -3 से 7 के बीच में। -3 से 7 तो बहुत कुछ है, लेकिन ये भी बोल दिया गया कि हमें x एक पूर्णांक भी है। तो अब देखो -3 उसमें सम्मिलित है, तो कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पर आपको रुक जाना होगा क्योंकि बोला गया है x 7 से कम है, 7 से कम और पूर्णांक भी ध्यान रखना है, तो 6 तक ही आपके पास आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास पहला वाला भाग हो गया अर्थात रोस्टर रूप में। अब दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि b बराबर x विसर्ग x, मतलब x सच दैट x बोलते हैं अंग्रेजी में, अर्थात x जो संख्या है वो 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या आपके पास दी हुई है। अब देखिए इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया ये क्या है हमारे पास, समुच्चय का नाम, एक तरीके से b वाला समुच्चय हो गया। हमें किसका मान लिखना है, यहां पर देखिए x के मान लिखने हैं, और x है क्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ध्यान रखें 1 से शुरुआत होती है, 6 से कम भी होनी चाहिए। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, केवल आप 5 तक जाएंगे, ध्यान रखें क्योंकि 6 से कम बोला गया था। तो इस तरीके से दूसरा वाला भाग हो गया अर्थात दूसरा समुच्चय रोस्टर रूप में आपने लिख दिया। अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं। इसमें बोला गया कि C जो समुच्चय है वो है x, और x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखो यहां पर तीसरे वाले भाग में लिखूंगा तो मुझे समुच्चय लिखना है C वाला, मान किसका लिखना है इस समुच्चय के अंदर अर्थात मझले कोष्टक के अंदर। यहां पर देखिए बाएं में क्या लिखा है, विसर्ग से पहले x लिख रहा है, तो x के मान लिखने हैं, और x है क्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ध्यान रखें 2 अंकों की भी हो और योगफल 8 भी होना चाहिए अंकों का। तो देखिए वो हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो 17 हो सकती है, 26 हो सकती है, देखिए इस तरीके से 35 भी हो सकती है, 44 भी हो सकती है, 53 हो सकती है, फिर आपके पास 62 हो सकती है, और फिर 71 हो सकती है। तो यही केवल आपके पास बनेंगे। तो ये आपका तीसरा वाला भाग हो गया रोस्टर रूप में। और ये समझना तो बहुत आसान है कि 2 अंकों की कौन सी संख्या हो और अंकों का योगफल 8 हो, ये तो काफी आसान था। अब आगे आ जाते हैं चौथे वाले भाग में। देखिए d बराबर बोला गया x के मान लिखने हैं, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब देखो आपको बोला गया कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए x, लेकिन 60 की भाजक भी होनी चाहिए 7 के साथ। तो देखो समुच्चय का नाम तो बताया दिया गया था पहले ही प्रश्न में, d है। अगर नहीं दिया होता तो आप कुछ भी अपने तरफ से नाम मान सकते थे, जैसे यहां पर d दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि 60 के सबसे पहले तो भाजक देखो, देखो 60 के हमारे पास भाजक क्या क्या आएंगे, मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। 2 से भाग करोगे तो 30 आया, 2 से भाग करोगे तो 15 आया, फिर 3 से करोगे तो 5 आया, और 5 से अगर आप करोगे तो 1 बार आएगा। अब आपको ध्यान रखना अभाज्य संख्या लिखनी है इस मझले कोष्टक के अंदर। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और 5 हो सकती है। तो यही आपका चौथे वाला भाग हो जाएगा। आगे आइए पांचवें वाले भाग पर। इसमें बोला गया कि ई एक समुच्चय है बराबर, दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री एक शब्द है, उसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, अर्थात उसके सभी अक्षर आपको कॉमा लगा लगा कर लिख देने हैं। तो देखिए अब मैं पांचवें वाले भाग को लिख रहा हूं, ई बराबर। अब देखो एक बार ऐसे देख लिया करो, कभी भी दिक्कत हो हमें ट्रिगोनोमेट्री लिखना है तो TRIGON। अब ध्यान रखो ओ दोबारा आएगा, लेकिन हमें लिखना एक ही बार होगा, ध्यान रखें। तो मैं चलिए अभी तो लिख देता हूं ताकि आपको एक बार सभी अक्षर दिखाई दे जाएं। अब मुझे यह ध्यान रखना है कि कभी भी रोस्टर रूप में लिखते हैं तो मझले कोष्टक के अंदर एक अक्षर को केवल एक ही बार लिखा था, चाहे वो 10 बार या 2 बार या 5 बार ही क्यों ना आ रहा हो। तो देखो सबसे पहले टी लिख दिया, फिर आर लिख देंगे, फिर आई लिख देंगे। अच्छा इसमें एक बात ये और ध्यान दें, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले टी ही लिखना है, हो सकता है कोई विद्यार्थी आई पहले लिख दे, फिर आर लिख दे, फिर एम लिख दे, कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन लिखना एक एक बार ही है, बस इस बात का ध्यान रखना है। जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। अब देखो ओ दोबारा आया, लेकिन लिखना हमें एक ही बार था, वो हमारा आ चुका है, तो अब हम ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे। एम आ गया, ई आ गया, अब देखो टी दोबारा आ गया, टी पहले आ चुका है यहां पर,
तो एक ही बार लिखेंगे। r देखो हमारे पास आ चुका है, तो अब केवल हमारे पास जो रह गया है वो है y। तो यहां पर आपने y लिख दिया। तो ये आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपके पास आ चुका है। आ गया ये। देखिए यहां पर आपको बोला गया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आपको यहां पर लिखना है f वाले में। तो देखो f बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षर लिखने हैं, तो एक बार मैं आपको जैसे बताया अलग अलग करके लिख लो, BETT, फिर देखो ये आ गया E और फिर आ गया R। लिखना हमें एक एक बार ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये एक बार तो हमने B लिख दिया, E को एक बार लिख देंगे, T को एक बार लिख देंगे और R को एक बार लिख देंगे। तो यही आपका इस छठा वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब देखो हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ध्यान रखें किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है रोस्टर या सारणिक विधि। तो रोस्टर या सारणिक विधि मैंने आपको प्रश्न संख्या 3 में समझा दी है। अब मैं समुच्चय निर्माण विधि के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए ध्यान रखें अगर दो ही तरीके हैं तो एक तरीके से दूसरे तरीके में हमें लिखना आना चाहिए, वह ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे पिछले वाले मेथड में हमारे पास जो दिए हुए थे ABCD ऐसे करके, वो सभी क्या थे, समुच्चय निर्माण विधि में थे, हमने रोस्टर में लिखे थे। अब ये देखो हमारे पास एक एक अक्षर दिखाई दे रहा है कि आखिर क्या क्या है, हम अब समुच्चय निर्माण विधि में उसको लिखेंगे। अब कैसे लिखते हैं उनको समझ लेते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समुच्चय लिख देंगे A बराबर, लिखेंगे यहां पर एक मजला कोष्टक का चिन्ह, यहां पर रखेंगे x विसर्ग x। अब ये x जो होता है बेसिकली वो होता है ये जो आपने लिखा हुआ है, एक तरीके से सभी जो रोस्टर विधि में आपने लिखा है तो जो भी अंक आ रहे हैं वो x हैं बेसिकली। अब उस x की प्रॉपर्टी अर्थात x के गुणधर्म के बारे में आप बात करेंगे, इसलिए हम इसे गुणधर्म विधि भी बोलते हैं। तो गुणधर्म के बारे में कैसे बात करेंगे, जैसे x के बारे में आप बताओ कि x एक सम संख्या है, सम संख्या और कहां तक जा रही है तो वो सब आप बताएंगे। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं। अब देखिए पहला वाला भाग बताते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। जैसे ये दिया हुआ 3 6 9 12। अब देखो यहां पर मैंने लिखा 3, 6, 9, 12। अब इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, मतलब गुण धर्म इसका एक तरीके से बता देना है आपको। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि कोई भी हमें समुच्चय का नाम नहीं दिया गया, अगर आप चाहते हैं तो अपनी तरफ से नाम इसका लिख सकते हैं। जैसे देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मान लीजिएगा समुच्चय A हो गया, ये x हो गया। x क्या होता है, ध्यान रखें ये सभी अवयव होते हैं x। अब यहां पर मैं x के गुणधर्म के बारे में बात करूंगा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, x किस तरीके का है, 3n टाइप का। कैसे बोल पाया मैं 3n, क्योंकि हमने देखा कि ये सब देखो 3 के पहाड़े ही तो चल रहे हैं, भले पूरा पहाड़ा नहीं है लेकिन 12 तक है तो 3 का ही पहाड़ा एक तरीके से। तो यहां से x बराबर 3n हो गया। लेकिन अब ध्यान रखना है 3n में तो हमारे पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि n तो एक प्राकृतिक संख्या हम रखेंगे। तो अब हमें कहां तक रुकना है, हमें केवल 12 तक चाहिए। तो इसका मतलब n कहां से कहां तक होना चाहिए, हमें समझ में आ गया n 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। और ध्यान रखें 1 से 4 तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं ही चाहिए या पूर्णांक ही आपको चाहिए। तो आप उसको भी यहां पर बताएंगे। जैसे आपको मान लीजिएगा i मतलब इंटीजर चाहिए था, इंटीजर मतलब पूर्णांक चाहिए था। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखो, वैसे तो आए आपका उत्तर आ चुका है, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हो सकता है आप अपनी प्रश्नावली में पीछे उत्तर देखें या आप किसी दूसरे छात्र का उत्तर देखें, तो हो सकता है वो सही भी हो लेकिन आपके देखने में वो थोड़ा सा अलग हो, आपका देखना और उसके देखने में अंतर हो। तो ऐसा नहीं सोचें कि उसका गलत हो गया या आपका गलत हो गया, आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट पे रहें। अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट सही लगाया है तो आप निश्चिंत रहे आपका उत्तर सही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझ लेते हैं। देखो मैं एक विधि से और लिख सकता हूं, या देखो मैं बोल सकता हूं a एक समुच्चय हो गया, a b जो भी आपको नाम देना वो नाम दे सकते हैं, x सच दैट, x मतलब ये सभी होते हैं। x यहां पर हमारे पास क्या हो गया 3n। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, n यहां पर क्या हो गया 5 से कम और 0 से ज्यादा। अब देखो मैं बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बराबर का चिन्ह लगा दूंगा तो 3 गुणा 5 15 भी होना चाहिए था और 3 गुणा 0 0 भी होना चाहिए था, वो तो यहां पर है ही नहीं। तो आपने देखा मैंने 0 से 5 के बीच में बोल दिया और बोल दिया n क्या हो गया एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये भी मैंने लिख दिया, ये भी एक तरीके का उत्तर ही है।
क्योंकि आप देखो, अगर मैं इसको रोस्टर विधि में लिखता तो इसी तरीके से तो लिखता जो ये आपको दिया हुआ था। तो आप एक बात ये बिल्कुल ध्यान रखें कि रोस्टर विधि में चाहे 10 बच्चे भी सवाल क्यों ना हल करें, सबके आंसर बिल्कुल मैच होते हैं। जबकि गुणधर्म विधि में आपको खुद से सोचना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अर्थात कौन सा गुणधर्म वो निभा रहा है। तो हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे हो, कोई छात्र किसी अलग तरीके से वहां पर सोच रहा हो, ऐसा संभव है। अब चलिए हम दूसरे वाले भाग पर आते हैं। इसके बाद दूसरे वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि 2, 4, 8, 16, 32। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा कोई प्रॉपर्टी सोचिए खुद से। ध्यान रखें समुच्चय निर्माण विधि में आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर लग रही है। तो देखो ये सब सम संख्याएं लिखना चाहूंगा तो वो तो नहीं है, भले ये सम संख्याएं, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल सकता सम संख्याएं, क्योंकि सम संख्याओं में तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सब आते हैं, इसमें तो कुछ कुछ नहीं है बीच में। तो आप देख रहे हो, देखो 2 का गुणा 4, फिर 2 का घात 3 किया तो 8, 2 की घात 4 किया तो 16 और 2 की घात 5 किया तो 32। आपको समझ में आ रहा है, अर्थात 2 की घात n के रूप में आपको ये समझ में आ रहा है। तो मेरे पास जो रोस्टर विधि में था वो तो देखो ये था इस तरीके से। अब मैं इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख रहा हूं। तो देखो मैंने मान लीजिएगा इसको b वाला समुच्चय बोल दिया, x सच दैट x मतलब ये सभी अवयव। अब x किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ये सभी अवयव मुझे 2 की पावर k टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अब कोई k लिखेगा, कोई हो सकता है लैम्डा लिखे, कोई हो सकता है n लिखे, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। अब k के बारे में आप लिख दीजिएगा कि क्या क्या होना चाहिए तब ये अवयव हमें मिलेंगे। तो हमें पता है कि k हमारे पास क्या होना चाहिए था, k होना चाहिए था हमारे पास 5 से लेकर 1 के बीच में, और यहां पर 1 और 5 भी सम्मिलित होने ही चाहिए, तभी तो ये हमारे पास आ पाएगा। और ध्यान रखना है 1 से 5 के बीच में सभी संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं, जैसे उसमें भिन्न भी आएगा, लेकिन मुझे तो केवल और केवल पूर्णांक चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं k पूर्णांक हो, या मैं प्राकृतिक संख्याएं अर्थात n भी बोल सकता हूं। तो ये आपका उत्तर हो गया। कोई छात्र किसी और तरीके से लिख सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं तो देखो वो इस तरीके से भी लिख सकता था, x सच दैट x बराबर 2 की घात k, और वो लिख सकता है k 6 से 0 के बीच में है, और k क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो ये भी उत्तर बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो देखने में भले ही हमें अलग अलग लग रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सही है। चलो अब तीसरे वाले भाग पर चलते हैं। इसमें आपको बोला गया रोस्टर विधि में समुच्चय के अंदर लिख रहा है 5, 25, 125, 625। तो इसमें भी आप सोचो, देखो 5 का वर्ग किया तो 25 आया, 5 की घात 3 की तो 125 आया, और 5 की घात 4 की तो 625 आपके पास आ गया। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि सबसे पहले तो तीसरा वाला मेथड में रोस्टर विधि में जो लिखा हुआ था वो लिख देता हूं, 5, 25, 125, 625। तो यहां पर ये 5 की घातें लिख रही हैं आपके पास। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं c बराबर x, मतलब ये सभी अवयव। अब x के बारे में हमें बताना है कि आखिर है क्या ये। x क्या है, 5 की घात लैम्डा तरीके का है। लैम्डा क्या क्या है यहां पर, ध्यान रखें 4 से छोटा होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, तभी तो 5 की घात 4 625 आएगा, और 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए था। और ध्यान रखना है लैम्डा आपके पास प्राकृतिक संख्या हो, या हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर इनको लिख देंगे। तो अब यहां पर भी हो सकता है लिखने के और तरीके हो, लेकिन यहां पर अब मैं आपके पास एक ही तरीका लिख रहा हूं। आप इतना समझ चुके हैं कि आंसर हो सकता है हमारा देखने में अलग अलग हो। अब चलिए हम क्या करते हैं, चौथे वाले भाग पर आते हैं। इस चौथे वाले भाग में हमें दिया हुआ है 2, 4, 6 और डैश डैश डैश। डैश 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 का मतलब है बहुत सारे पद हैं, लेकिन हमने कुछ ही पद लिख पाएंगे, क्योंकि अनंत पद तो देखो कोई नहीं लिख सकता। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 2, 4, 6 इस तरीके से मैं लिख देता हूं। अब देखो इसको मेरे को अगर समुच्चय निर्माण विधि से अर्थात गुणधर्म विधि से लिखना है तो देखो क्या आएगा, मेरे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये एक सम संख्याएं लिख रही हैं, और वो भी प्राकृतिक सम संख्याएं। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, x सच दैट x एक प्राकृतिक सम संख्या। देखिए अगर सम संख्या लिखते सम में तो -2, -4 ये भी आएगा, लेकिन प्राकृतिक लिखने पर देखो आपके पास केवल धनात्मक रह गया। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया। देखो अगर कोई छात्र और कैसे लिख सकता था मैं उसको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीजें समझ रहे हैं कि आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। आपको कोई भी एक तरीका लिखना है भले ही परीक्षा में। x सच दैट मैं क्या बोल सकता हूं, x बराबर 2 लैम्डा तरीके का है, और लैम्डा 2 लैम्डा का मतलब ही क्या होता है कि एक वो 2 का गुणज है, मतलब सम संख्या है।
अब सम संख्या में मुझे केवल ध्यान रखें प्राकृतिक संख्या ही चाहिए थी, तो मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी अपना उत्तर हो गया। अब देखो कोई छात्र और किस तरीके से लिख सकता है उसको समझते हैं। वो लिख सकता था डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 गुणा लैम्डा, और वो लिख सकता था लैम्डा क्या है कि होल नंबर तो है, मतलब पूर्ण संख्या तो है लेकिन जीरो नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से यहां पर इसको लिख दिया। अब क्यों मैंने इसको लिखा, तो देखो उसको समझो। W मतलब होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, अगर जीरो ले लेता तो 2 गुणा जीरो तो जीरो बन जाता, वो तो यहां पर है ही नहीं, इसलिए मेरे को जीरो को हटाना पड़ा। तो मैंने इस तरीके से भी यहां पर इसको लिख दिया। तो आप देख रहे हो देखने में अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन ये हैं तीनों सही। अब सबसे अंतिम वाले भाग पर आते हैं। देखिए इसमें हमें दिया हुआ है रोस्टर विधि में 1,4,9 डैश 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 100। तो अब यहां पर आपको समझना है कि आखिर ये क्या लिखा है। थोड़ा सा विचार करें, अगर एकदम नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको समझना तो खुद से पड़ेगा ही। तो देखो हमारे पास रोस्टर विधि में है 1,4,9 और डैश 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 100। फिर आप ये देखो कि यहां पर एक दिखाई दे रहा है आपको, एक का वर्ग है, ये 4 क्या है, 2 का वर्ग है, 9 क्या है, 3 का वर्ग है, यहां पर एक को 1 का वर्ग बताया था हमने, 100 क्या है, 10 का वर्ग है। तो इसका मतलब ये डैश 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 भले ही लग रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग से लेकर 9 का वर्ग, ये बीच में लिखा होना चाहिए था। तो इस तरीके से अब देखो आप क्या लिखोगे, ई बराबर आप लिखोगे एक्स, एक्स मतलब ये सब है क्या आखिरकार, तो उसको समझ लेते हैं। एक्स प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय है, या संग्रह भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो आपने ये लिख दिया, तो ये आपका सही हो गया। कोई छात्र हो सकता है इसको अलग विधि में लिख दे, अर्थात वो गणितीय रूप में लिख दे। मैंने अभी देखो भाषा के रूप में लिखा है, वो गणितीय रूप में देखिए कैसे लिख सकता था। ई बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर वो बोल देगा लैम्डा का होल स्क्वायर, और लैम्डा कहां से कहां तक होना चाहिए, सोचिए लैम्डा होना चाहिए 10 या उससे कम होना चाहिए, और 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए था। तो देखो अगर उसने इस विधि से भी लिखा है, मतलब ये वाला रूप भी लिखा है, तब भी उसका सही है। हो सकता है इनके अलावा भी आप बहुत सारे रूपों में लिख लें, लेकिन आपको कोई भी एक रूप लिखना है जो कि सही होना चाहिए। चलिए अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को, अर्थात जो उनके सदस्य हैं, उनको सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध मतलब एक तरीके से हमें रोस्टर विधि में लिखना है, अर्थात एक एक करके हमें सभी दिखने चाहिए सदस्य या अवयव बोल सकते हैं हम। अब जैसे पहले वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें आपको बोला गया है ए बराबर, देखो ये एक तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास गुणधर्म विधि है, अर्थात समुच्चय निर्माण विधि लिखी हुई है, और आपको सारणिक विधि अर्थात रोस्टर विधि में लिखना है। एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो देखो पहले वाले भाग को मैं हल कर रहा हूं, समुच्चय का नाम दे दिया ए। यहां पर आप देखो हमें किसके मान लिखने हैं, एक्स के मान लिखने हैं, और एक्स के बारे में क्या बताया गया है, विषम, और वो भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब देखिए ऐसी तो अनंत होंगी, तो आप बस डैश 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 लगा दीजिएगा और यहां पर इस समुच्चय को बंद कर दीजिएगा, अर्थात मंझला कोष्ठक लगा दीजिएगा। तो यही आपका सूचीबद्ध हो गया विधि, या हम बोल सकते हैं रोस्टर विधि में आपने लिख दिया है। अब दूसरे वाले पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको दिया हुआ है बी, जो समुच्चय है वो है एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक में भी ध्यान रखना है कि x माइनस 1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखें। तो अब देखो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आपको आए तो आप रफ वर्क का थोड़ा सा यूज कर लें, मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे। बी, अब मुझे किसके मान लिखने हैं, x के मान लिखने हैं, और x मुझे बता दिया गया पूर्णांक है। अब माइनस 1/2 लिखा है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, तो माइनस 1/2 सॉल्व करके एक बार देख लो। तो आपके पास आया माइनस का 0.5, और 9/2 अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4.5। तो आपको देखना है कि x 4.5 से माइनस का 0.5 के बीच में होना चाहिए था, और ध्यान रखें पूर्णांक भी होना चाहिए था, तभी तो आपको वो मान लिख पाओगे आप जब वो पता लगेंगे। तो देखिए आपके पास अब वो कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस 0.5 से 4.5 के बीच के पूर्णांक लिखने हैं, अर्थात 0 आएगा, फिर आपके पास देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये देखिए आपके पास दूसरे वाले भाग का उत्तर आ गया, अर्थात सूचीबद्ध रूप में आपने लिख दिए सदस्य सभी। अब देखिए
तीसरे वाले भाग में बोला गया है सी एक समुच्चय है, एक्स लिखना है, मतलब एक्स एक पूर्णांक है जो कि ऐसा है कि एक्स स्क्वायर हमेशा 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो देखो तीसरा वाला भाग में समुच्चय का नाम सी है, ध्यान रखना है पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर 4 से कम होना ही चाहिए। तो सोचिए एक्स स्क्वायर यदि 4 से कम है तो एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0, 1, 2 हो सकता है। अब सवाल आता है -2 और 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि वो तो 4 के बराबर है। तो आप देखो ये बराबर का चिन्ह लग रहा है आपके पास, मतलब एक्स स्क्वायर 4 भी हो सकता था। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं डी वाले पार्ट पर। इसमें आपको बोला गया है कि एक्स के मान लिखने हैं और एक्स ऐसा है कि लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो देखो चौथे वाले भाग में डी वाला समुच्चय हो गया। अब लॉयल के शब्द के अक्षर लिखने हैं, तो LOYA, एल 2 बार आ गया लेकिन लिखना तो हमें एक बार ही होगा, हम इसको अब बार बार बता चुके हैं। तो आप लिख दीजिएगा LOYA। कोई छात्र हो सकता है ए को पहले लिख दे, ओ को सबसे अंत में लिख दे, तो ये सब आप कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि एक अक्षर को एक ही बार लिखा जाता है। पांचवें वाले भाग पर हम आएंगे अब। तो देखो उसमें बोला गया कि जो ई है समुच्चय उसमें एक्स लिखना है। अब एक्स ऐसा है कि वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखो हमारे पास एक आता है फरवरी, फिर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है अप्रैल, फिर हमारे पास आता है जून, फिर देखिए जून के बाद ध्यान रखें जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी हमारे पास 31 दिन ही होते हैं, और फिर उसके बाद आता है सितंबर, और फिर उसके बाद आता है नवंबर। तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं 5 महीने हैं, वो ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। 31 नहीं होते मतलब 30 होंगे या 28 होंगे, जितने भी हों, लेकिन 31 नहीं होते हैं। तो मैं इनका एक समुच्चय बनाकर यहां पर लिख दूंगा। तो देखिए ई बराबर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, यहां पर आप लिख दीजिएगा फरवरी, फिर देखिए अप्रैल, फिर देखिए जून, फिर सितंबर, और फिर अंत में आप यहां पर नवंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने ये पांचवा वाला भाग हल कर दिया। अब सबसे अंतिम भाग की तरफ चलते हैं, छठे वाले भाग की तरफ। इसमें बोला गया है कि एक्स लिखना है आपको, क्योंकि विसर्ग से पहले एक्स लिखा है, और एक्स के बारे में आप देखिए क्या बोला गया है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता हो। अब ये देखो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते हैं, स्वर होते हैं AEIOU और व्यंजन बाकी सब होते हैं। तो मुझे के से पहले आने वाले सभी व्यंजनों को यहां पर लिख देना है। तो देखो हमारे पास क्या लिखे, ध्यान रखें के से पहले वाले लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले हम आएंगे ए पर। देखिए ए एक स्वर होता है, नहीं लिखना है, बी एक व्यंजन होता है, सी भी एक व्यंजन होता है, डी भी एक व्यंजन होता है, ई एक स्वर होता है तो उसे नहीं लिखना है, एफ एक व्यंजन होता है, जी एक व्यंजन होता है, एच एक व्यंजन होता है, आई आई एक स्वर होता है तो उसको नहीं लिखना है। फिर जे पर आएंगे, जे एक व्यंजन होता है, फिर के आपके पास आ ही जाएगा। तो ध्यान रखना है के को तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं था, अर्थात सम्मिलित नहीं करना था। तो आप इसको यहां पर इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमने सभी अवयवों को सूचीबद्ध अर्थात सारणी रूप में लिख दिया है। चलिए अब हम छठे प्रश्न पर आते हैं, और ये हमारा इस प्रश्नावली 1.1 का सबसे अंतिम प्रश्न भी है। इसमें बोला गया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि ये मैंने आपको दोनों समझा दी है। रोस्टर रूप में हमारे पास देखो एक एक हमें अवयव दिखाई देता है कि आखिर क्या क्या है, और समुच्चय निर्माण विधि में हमें उसकी केवल प्रॉपर्टी लिखी होती है, अर्थात वर्णन होता है केवल। अब देखो जैसे देखो 1 2 3 6, अब इधर देखो बोला गया x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक और अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए 1 2 3 6 सब हैं, लेकिन अभाज्य भी हमें देखना है, लेकिन 6 तो अभाज्य नहीं होती है, तो ये पहले वाले को a से तो नहीं मिला सकता। सी वाला पार्ट देखो तो x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक लिखी हुई है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको समझ में आ गया, जो पहला पार्ट है वो आपका सी वाले के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां देखो दूसरे वाले भाग पर, दूसरे वाले भाग में देखो 2,3 है, 2,3 आप जान रहे हैं अभाज्य संख्या भी और 6 की भाजक भी है, मतलब दूसरा वाला भाग आपके पास ए के मैच करेगा। अब क्या करते हैं तीसरे वाले भाग को देखते हैं।
तीसरे वाले भाग में आपको मेथा MATHEICS दिया हुआ है। अब देखो डी वाले पार्ट में एक्स ऐसा है कि एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो देखो वो सभी लिखे हुए हैं यहां पर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो तीसरा वाला भाग है वो डी वाले पार्ट के मैच करेगा। और सबसे अंतिम भाग पर जब मैं आऊंगा तो उसमें लिखा है 1 3 5 7 9। तो आप देख रहे हैं ये सभी विषम संख्याएं हैं और 10 से कम भी हैं। और वैसे भी आप देखो बी वाला भाग जो रह गया है, एक्स संख्या 10 से कम एक विषम है और प्राकृतिक भी है। तो इस तरीके से फोर्थ वाला पार्ट आपके पास बी के बराबर आ जाएगा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक एक करके आपको मैचिंग करा दी है।